मुझसे एक वादा करो कि मम्मी के सामने उसका जिक्र नहीं करोगे। किसका? मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे बाप ने उसमें क्या देखा। माँ, सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या देखा, सवाल ये है कि उन्होंने क्या पाया। किसे बेवकूफ बना रही हो? हम दोनों की शुरुआत एक ही थी, याद है? या शायद मेरी हैसियत तुमसे कुछ अच्छी थी, मैं गटर से निकल के नहीं आई। लेकिन तुमने उससे पूछा कि एक्सीडेंट के वक्त वो केशव के साथ क्या कर रही थी? नहीं, वो बात को टाल गई। तो क्या केशव तुम्हें बता के गया था कि वो उससे मिलने जा रहा है? नहीं, उसने भी मुझे कुछ नहीं बताया था। प्यार अगर करना ही था तो तुमने एक शादीशुदा आदमी से क्यों किया? अरे मैंने कोई जानबूझकर किया है? बस हो गया। मुझे यकीन है कि वो मर्डर ही था, इसलिए मैंने अपने आप से एक वादा किया, एक ना एक दिन मैं उस कातिल को एक्सपोज करके ही छोड़ूंगी। मेधा, अगर तुम्हारे डैड आज जिंदा होते तो तुम पर बहुत नाज करते। आज मैं जो कुछ भी उन्हीं की वजह से हूँ। मैं इतनी मेहनत से पढ़ी कि स्कॉलरशिप पे हार्वर्ड गई थी और वहां का खर्च हमारे बस की बात तो थी नहीं, लेकिन किसी भी स्टेज पर डैडी ने मुझे हिम्मत नहीं हारने दी। हर कदम पर मेरा हौसला बढ़ाते रहे, मुझे गाइड करते रहे। चलो भाई, ये तो हुई तुम्हारे डैडी की बात। और तुम्हारी माँ? माँ तो बहुत पहले ही हमें छोड़कर चली गई थी। तब मैं और मेरी बहन बहुत छोटे थे। किसी खतरनाक वायरस ने उनकी जान ले ली। मेरे डैडी ने हमें पाला बड़ा किया, लेकिन खुद माँ की मौत के गम से कभी बाहर नहीं निकल सके। मेधा, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो चुका है, मगर तुम्हारे चेहरे पर मायूसी या शिकायत की एक झलक तक नहीं। ये बात वाकई काबिल तारीफ है। इतनी अच्छी तालीम मुझे डैडी ने ही दी है। उन्होंने ही सिखाया अपने आप पर भरोसा करना। जीने के लिए फिर और क्या चाहिए? And then it's all up to me. मैं अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बना सकती हूँ। मैं अपने अंदाज से जीना चाहती हूँ, बिल्कुल अपने डैडी की तरह। बिजनेस सर्कल्स में रूमर्स हैं कि ऋषभ मल्होत्रा बहुत जल्दी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करने वाला है। जब जेठजी मरे थे मैंने तुमसे कहा था कुछ करो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। बाहर के अफवाहों पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं जानता हूँ क्या करना, पर अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो इकोनॉमिक एक्सप्रेस पढ़ लो, मेरे लिए बहुत अच्छा लिखा है। मुझे मालूम है क्यों लिखा और कैसे लिखा गया। एडिटर को तुमने अपने डायरेक्टर कोटा के स्टॉक नहीं देते। तुम कैसे जानते? तुम क्या समझ रहे थे मैं उस दिन टीवी देख रही थी? मैं तुम्हारी फोन की कॉन्वर्सेशन सुन रही थी। स्कॉच की बोतल, ट्रैवल बैग्स, पता नहीं क्या क्या तुमने उसे ऑफर किया था। आजकल ये सब करना पड़ता है, प्रेस को अपनी तरफ रखना बहुत जरूरी है। मुझे इस बात का एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम तुम ये तो सोचो कि ऋषभ क्या कर रहा है। शायद उससे कोई कहीं ज्यादा दे रहा होगा। ऋषभ, उसे ये टैक्टिक सीखने के लिए बहुत वक्त लगेगा। उसका बाप इन चीजों का मास्टर था, वो नहीं। वो बहुत जल्दी सीख भी जाएगा और समझ भी जाएगा। हेलो। आपसे और आपकी पत्नी से मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपका शुभ नाम? आपका चेहरा तो जाना पहचाना लगता है, हम शायद पहले नहीं मिले। मैं जनता का एक मामूली सा सेवक हूँ, एक सादा और आम आदमी। आप लोग मुझे नहीं जानते, लेकिन आप जैसे इंसान को भला इस शहर में कौन नहीं जानता। आप सोशल वर्कर हैं? जी नहीं मैडम, नाचीज इलेक्शन जीत के आया हुआ एक मामूली सा एमएलए है, और आप लोगों के नजदीक खड़े रहने को उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ। Well, it's very nice meeting you. सेम एज हियर। और बताइए, राजनीति में हवा कैसे चल रही है? बहुत अच्छी है। बैकवर्ड क्लास, गरीबों को आगे और ऊपर वालों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। हाँ, वेरी गुड। लेकिन अगर आप बुरा ना माने, एक नेता के हिसाब से आपकी उम्र कुछ कम लगती है। आप दिखने में नेता नहीं लगते। माफी चाहूंगा मैडम, आजकल जमाना बदल गया है। फिल्म स्टार, बिजनेसमैन और नेता लोगों को पहचानना काफी मुश्किल हो गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी बीवी का मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। आपकी बेटी रितु का भी मेरे बारे में यही राय है। रितु? पिछले साल एक जगह मैं रिबन काटने गया था, वहीं उनसे मुलाकात हुई थी। काफी सोशल वर्क करती है वो। आई होप यू डोंट माइंड, हमें जरा जल्दी कहीं जाना है। अरे सर, ये तो पार्टी तो अभी शुरू हुई है। नहीं नहीं, अगर आपको कोई दूसरा काम है तो मैं रुकूंगा नहीं। हैप्पी बर्थडे
बबली बबली बबली, इसमें इतना चिल्लाने और चीखने की क्या जरूरत है? वैसे भी मुझे अपने जन्मदिन की कोई खास खुशी नहीं है। ये साल बहुत ही बुरा गुजरा है मेरे लिए। आज के दिन इतनी अशुभ बातें। अरे चलो मेरे साथ बाहर आओ, कितने लोग तुम्हें विश करने आए। कम ऑन। छोड़ो बबली, तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगा। मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है, और वैसे भी ये साल खुशी मनाने और पार्टियों का नहीं है। मैं जानती हूँ ऋषभ, अंकल की मौत की वजह से तुम पर क्या बीती हुई है, मगर देखो, बीते हुए कल को अपने कंधे पर रखकर इंसान आगे नहीं चल सकता। यू मस्ट फॉरगेट द पास्ट ऋषभ। तुम जवान हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे आगे है। देखो, आज से नई शुरुआत करते हैं। कम ऑन, कम विथ मी, लेट्स गो। मेरा हाथ छोड़ बबली, मैंने तुझसे कहा ना मेरा मूड ठीक नहीं है, और वैसे भी एक बुझे हुए दिल से हंसने की उम्मीद मत करना। तुम जाओ, मुझे परेशान मत करो प्लीज। ओ ऋषभ, आज के दिन भी प्लीज। अच्छा, एक काम करो, एक ग्लास शैंपेन पी लेते हैं। बस तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारा बचपना कभी नहीं जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि सारे दुनिया की प्रॉब्लम्स का हल एक गिलास शैंपेन है? नहीं नहीं ऋषभ, मगर एक ग्लास शैंपेन पीने के बाद मूड ठीक ही हो जाता है। ये तो तुम भी जानते हो ऋषभ। मुझे मेरे दिमाग के टेंशन को ठीक करने के लिए नकली नशे की कोई जरूरत नहीं है, समझी? ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही बेसुरा होता जा रहा है। प्लीज लेट्स चेंज द टॉपिक। अच्छा, ये बताओ मेरा ड्रेस कैसा है? और देखो, चमचागिरी नहीं चलेगा, ठीक ठीक बताना। सच सच बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा ड्रेस बहुत ही वाहियात किस्म का है, महाबोगस। हाँ, मगर एक बात है, तुमको सूट करता है। तुम फिर से मजाक उड़ा रहे हो। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हारी मजाक क्यों लूंगा? चलो दूसरी तरीके से कहता हूँ, तुम्हारे ड्रेस पर जो है नजर रुक सकती है। बस इतना ही कहोगे? ऐसा नहीं कहोगे कि नजर फिसलती है या मनमोहक है, दिल फरेब है, सेक्सी है? मनमोहक, दिल फरेब? भाई तुमने ये बड़े बड़े मोटे मोटे शब्द सीखे कहाँ से? क्या ट्यूशन लेती हो या किसी हिंदी प्रोफेसर के साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा? देखो, मेरा मजाक उड़ाना तुम्हारी आदत बन गई है, मगर मैं बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि किसी को चिढ़ाना प्यार जाहिर करने का एक अंदाज होता है। ये मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ा है। देखो बबली, तुम यहाँ बैठ जाओ। ये जिसने भी ये बात रीडर्स डाइजेस्ट में लिखी है ना, उसको प्यार व्यार के बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल बकवास बात है, समझी? देखो, गलत और सही का झगड़ा ही नहीं है। मैं जानती हूँ ऋषभ कि तुम मेरे पीछे पागल हो, मगर कहने से शर्माते हो। आई नो। देखो, इस कमरे में तुम और मेरे सिवा कोई नहीं है, तो कह डालो ना। मैं जानती हूँ तुम जैसे लोग के लिए प्यार की बात करना मुश्किल होता है। ये साइकोलॉजिस्ट का कहना है। मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली। बबली, दिन में सपने देखना बंद करो। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ। अरे अपने लिए कोई ढूंढ लो, कोई और जो तुमसे प्यार करे, जो मैं तुमसे नहीं करता। मैंने बहुत कोशिश की ऋषभ, मगर कोई नहीं मिला। और फिर बस एक ही बात समझ में आई। क्या? कि मेरी कुंडली में बस तुम ही हो ऋषभ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ ऋषभ, और किसी से नहीं। देखो, मैं कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें कर लेती हूँ, मगर सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने के लिए, तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। अरे देखो, तुम तो इमोशनल होती जा रही हो। मैंने कभी कहा कि तुम बेवकूफ हो? अरे मैं तो समझता हूँ कि तुम एक बहुत ही स्वीट लड़की हो, और मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ। लेकिन बबली, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तो फिर तुम किससे प्यार करते हो ऋषभ? झूठ मत बोलना, आज तुम्हारा जन्मदिन है। बबली, मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता, किसी से नहीं। लो कर लो बात। तुम जब इस कमरे में आई थी तो मेरा मूड खराब था, अब तुमने अपना मूड खराब कर लिया। चलो चलो नीचे चलते हैं, बहुत सारे लोग हमारे इंतजार कर रहे हैं। चले? कम। हाय, थैंक्स अ लॉट मैन, थैंक्स अ लॉट। हाय। जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। हाथ मिलाओगे या बर्थडे किस की इजाजत दोगे? तुम्हारे आने की खुशी है मुझे, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
cheer up, ऋषभ। मुस्कुराओ तो सही। ओके, फोटो के लिए सही। Say cheese. Say paneer. Please. खुश? एक और। इस बार सारे दांत दिखने चाहिए, ओके? यस एग्जैक्टली। नहीं, सारे दांत दिखने चाहिए। कम ऑन ऋषभ, हम तुम्हारा जन्मदिन मना रहे हैं, कोई मातम नहीं मना रहे हैं। मीता, तुम्हारा ये जुमला बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। आई थिंक इट इज इन वेरी बैड टेस्ट। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूँ, लेकिन ये मैंने बाजार से नहीं खरीदा, अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। वहाँ मेज पर रख दो, बाद में देख लूंगा। गुस्सा थूक दो, एक नजर देख तो लो। मैं तुमसे क्या कहूँ, बहस में तो तुम्हारे साथ कोई जीत ही नहीं सकता। ला। ब्यूटिफुल, दिस इज ब्यूटिफुल। ये तुमने अपने हाथों से बनाया है? हाँ। माय गॉड। और ये भी खोलो। ये क्या है भाई? ये कर्नाटक की यानी मेरे वतन की खास मिठाई है। अच्छा। कुछ खास मौकों पे बनाई जाती है। ये भी मैंने अपने हाथों से बनाई है, ऑफ कोर्स अपनी सिस्टर की मदद से। भाई तबीयत खुश हो गई। एक बात तो तय है, मेरी जिंदगी में मिठास की कमी तुम्हारे होते तो नहीं होने वाली। और हाँ, ठंड में भी नहीं मरूंगा। तुम्हारे गुण तो एक एक करके सामने आ रहे हैं, और भी कुछ आता है तो बता दो अभी से। इस उम्र में सबसे ज्यादा जो आना चाहिए ना, वही शायद मुझे नहीं आता। क्या मतलब? प्लीज थोड़ी देर मेरे पास और रुक जाओ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। आजकल बहुत कम मिलते हो तुम मुझसे। लो कर लो बात। भाई इल्जाम लगाना तो कोई तुमसे सीखे। अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुम अपने करियर में इतनी मसरूफ हो कि तुम्हें हमारे लिए वक्त ही नहीं मिलता। जब देखो अदालत अदालत और अदालत। और हाँ, एयरपोर्ट, कभी दिल्ली, कभी कलकत्ते, कभी बैंगलोर, कभी लंदन और बॉस्टन। मुझे तो लगता है कि तुम्हारी आधी जिंदगी अदालत में कट जाएगी और बाकी आधी एयरपोर्ट पर। अपना क्या है, दफ्तर और घर, इन दोनों के बीच में जो वक्त रह जाता वो सारा अपना। बस रहने दो ऋषभ, रहने दो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, घर और दफ्तर के अलावा भी ये बिजनेस तुम अपने सर पर लेकर घूमते हो। इसलिए जब भी बात करो एहसास से खाली नजर आते हो। औरतों का क्या है, औरत कोई भी हो, उसका करियर कुछ भी हो, लेकिन कुछ खास मौकों के लिए और किसी खास इंसान के लिए वो वक्त निकाल ही लेती है। तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लगा मुझे। तुम्हारे जज्बातों का एहसास है मुझे, और मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा कि तुमने मेरे लिए वक्त निकाला। मैं खामोशी से नहीं, शब्दों का इस्तेमाल करके तुम्हें कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करती हूँ प्यार से करती हूँ। माँ, what a lovely surprise, माँ। अरे मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम आओगे माँ। तुम्हें हैरत हो या ताज्जुब, लेकिन मैं आज का ये दिन अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारे जन्म की घड़ी मेरी जिंदगी की सबसे कीमती घड़ी है, और तुम्हारा जन्म एक ऐसी खुशी है मेरी जिंदगी में जिसे कभी कोई बर्बाद नहीं कर सकता। बेटा, तुमने मेरे कोख से पैदा होकर मुझे क्या दिया है, इसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं हो सकता। ये लो, मेरी तरफ से जन्मदिन का तोहफा। मुझे शर्मिंदा मत करना प्लीज। क्यों? एक माँ अपने बच्चे को जन्मदिन का तोहफा नहीं दे सकती, और वो भी एक लोटे रास्ते। लो, खोलो इसे। क्या है इसमें माँ? तुम्हारे लिए एक बहुत कीमती चीज है। क्या है माँ? ये तुम्हारे डैडी की वसीयत है, बैंक के लॉकर से। ये तो कमाल हो गया माँ, ये तो कमाल हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अब सब ठीक हो जाएगा माँ, सब कुछ पासा ही पलट जाएगा। अब सारी गुत्थियां सुलझ जाएगी, अपने तमाम केसेस सिंपल और आसान हो जाएंगे। लेकिन पहले इस वसीयत को ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा। अरे रिलैक्स मीता, सब ठीक हो जाएगा। Come on
everybody, let's celebrate. Let's Cake do out it. there, चलो। ठीक है, मैं डिनर ऑर्गेनाइज करती हूँ। जी नहीं, वो मैं करूंगी। इस घर को मुझसे ज्यादा और कोई नहीं जानता। नई डेवलपमेंट? कौन सी नई डेवलपमेंट? तुम्हें कुछ नहीं मालूम, तुम हमेशा खोए रहते हो इन किताबों में। जेठानी जी ने ऋषभ को उसके जन्मदिन पर एक नया तोहफा दिया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। सच, मुझे तो इस बाप बेटे पर बहुत ताज्जुब होता है। अरे घर में परिवार में मौत हो गई और वो बर्थडे पार्टी मना रही है। खैर तोहफे में दिया ही क्या होगा, केशव की पुरानी रोल्स रॉयस दे दी होगी। जी नहीं, जेठानी जी ने जेठ जी की वसीयत दी है ऋषभ को। कैसी वसीयत? उनका कहना है कि लॉकर में रखकर भूल गई थी, अचानक याद आ गई। डार्लिंग, वसीयत जैसी चीज कभी कोई नहीं भूलता। मुझे तो सब ये कहानी लगती है वसीयत नकली होगी। कमाल कर रहे हो, इतना बड़ा झूठ कैसे बोलेंगे वो? तुम रंजना भाभी को नहीं जानती, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत तेज और चालाक है, तुमसे 10 कदम आगे है। खैर मुझे याद है उन्होंने हमारी शादी से पहले क्या नाटक किया था, भूली नहीं अभी तक मैं। अच्छा एक्सक्यूज मी, ये पुरानी बातें छोड़ो और नई डेवलपमेंट के बारे में सोचो। मैं अभी राव से पता करता हूँ कि वसीयत में क्या लिखा है। वाह, कैसी बातें कर रहे हो? राव तुम्हें सब कुछ बता देगा। अरे तुम भूल गए वो केशव भैया का दोस्त था और ऋषभ का सलाहकार है। हाँ, जन्मदिन का सबसे हसीन तोहफा तो वही होगा जो तुम्हारे माँ ने दिया है, तुम्हारे डैडी की वसीयत, है ना? सर अंकल, वो वसीयत तो मुझे 20-25 साल बाद मिलनी चाहिए थी। किस काम के ये कागज, किस काम की ये दौलत जो मुझे सिर्फ मेरे डैडी की मौत की वजह से मिले। अरे ऋषभ, तुमने वो वसीयत दी ना वकीलों को असली और नकली पहचानने के लिए। अंकल, जब मैंने पढ़ी थी मुझे तो असली लग रही थी। मैं कोई एक्सपर्ट तो हूं नहीं। मुझे तो इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हारी माँ को अचानक कैसे मिली। अगर उन्हें इस बात का नॉलेज था तो क्या वो भूल गई थी? अरे अंकल, मम्मी की हालत को तो आप जानते ही हैं। अपने आप का होश नहीं था तो एक कागज का खाक संभालती, और फिर उनकी याददाश्त था। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अपने पति की वसीयत जैसी इंपॉर्टेंट चीज को भूल गई है। आप कहना क्या चाह रहे हैं अंकल? कि उन्होंने वो वसीयत जानकर हमसे छुपा रखी? भाई इसी बात का तो पता लगाना है। खैर जो भी हो, मुझे उस वसीयत की असलियत को जानने की कोई जल्दी नहीं। हाँ, तुम्हारे दिमाग की हालत का अंदाजा है मुझे ऋषभ। केशव की अचानक मौत से तुम्हारे दिल पर गहरा असर किया है। थोड़ा वक्त लगेगा जख्मों को भरने के लिए। मेरे बाप को मरे हुए 20 साल हो गया है। आज भी जब मुझे उनकी याद आती है तो मैं सारा काम भूल जाता हूँ। बस एक अफसोस रह गया अंकल, मैं डैडी के जीते जी उनको जान नहीं पाया। मैं उनके इतने करीब नहीं रह सका जिससे उनके बारे में कुछ जान सकूं। उन्हें एक डैडी की हैसियत से नहीं, एक इंसान की हैसियत से पहचान सकूं। उनके जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उनके बचपन और लड़कपन की बातें मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, महेंद्र चाचा से मैं ये सब पूछ सकता था, लेकिन अगर डैडी मुझे खुद बताते तो कितना अच्छा होता ना अंकल। अब तो वो रहे नहीं, मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हम सब उसे मिस करते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैं उसे याद नहीं करता हूं। लेकिन ऋषभ, कुदरत ने आंखें दी है चेहरे पर सामने देखने के लिए, पीछे नहीं। इसलिए सामने देखो और आगे बढ़ो। दुनिया में तुम्हें बहुत कुछ करना है, अलर्ट होकर जीना है। एक बार वसीयत कंफर्म हो जाए तो सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। बेचारी स्वेतलाना को भी ये पता चलेगा कि वो कहां खड़ी है। बेचारी स्वेतलाना बेचारी कब से हो गई अंकल? ऋषभ, मुझे कोई हक नहीं कि तुम्हारे खानदान के मामले में दखल दे, लेकिन फिर भी तुम्हें उसका अकाउंट फ्रीज नहीं करना चाहिए था और क्लब का खाता भी चालू रखना चाहिए था। भाई वो इतना सारा कैश कहां से लाएगी? तुम्हें पता है उसकी हालत खराब। उसकी हालत बुरी है तो अंकल इसमें मैं क्या कर सकता हूँ?
और फिर वक्त का भी यही तकाजा है कि स्वेताना मौजूदा हालात के हिसाब से जीना सीख ले। डैडी ने तो कभी उसे किसी चीज के लिए ना बोला ही नहीं। अब डैडी रहे नहीं तो वो ऐशो आराम भी नहीं मिलेगा उसे। ये सच है कि तुम्हारे डैडी का हाथ खुला और दिल बहुत बड़ा था। स्वेताना ने कभी इस बात का नाजायज फायदा नहीं उठाया। अच्छी जिंदगी किसको पसंद है? स्वेताना लालची औरत नहीं है। ये दूसरी बात है कि उसे बिन मांगे सब कुछ मिल जाता था, लेकिन उसकी मांग कभी गैर वाजिब नहीं होती थी। हाँ, मेरे डैडी की हर बात बड़े पैमाने की होती थी और मुझे भी बचपन से लेकर आज तक कभी कुछ मांगने के लिए मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। डैडी की दरियादिली की वजह से जिंदगी के बहुत से तजुर्बे जो जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उनसे महरूम रह गया। मसलन भूख क्या होती है ये मुझे पता नहीं। म्यूजिक, अच्छी किताबें, अच्छे कपड़े, इन सब चीजों की चाहत क्या होती है मुझे मालूम नहीं। जिंदगी भर मैं सिर्फ एक ही चीज के लिए तड़पता रहा, वही चीज मुझे नहीं मिली। वो क्या? मेरे डैडी का कीमती वक्त, जो उनके जीते जी मुझे कभी नहीं मिला। और अब तो